अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एसएससी आशा के एक और बेहतर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो क्लास होने वाली है वो वन लाइनर पीवाईक्यू की होने वाली है, जो आपके यूपी होम गार्ड को कवर करने वाली है। दोस्तों ये जो सारे प्रश्न है वे वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से उठाए गए प्रश्न है। इन प्रश्नों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही इनके बिहाफ पे कि आगे को कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे भी आज बताऊंगा। ये जो प्रश्न है वे मिक्स प्रश्न है। इसमें आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री और स्टैटिक्स एंड करंट सब मिक्स क्वेश्चन है। और ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए डेली चलने वाली है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो दोस्तों आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस शुरू से एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न कहता है आपसे कि जो डेविस कप है वो किससे संबंधित है। मतलब भाई जो आपका डेविस कप होता है ना, खेल के जैसे कप होते हैं, एक वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप जिसे बोलते हैं हम, या चैंपियन ट्रॉफी होती है। एक आपने देखा होगा वो जैसे वो होते हैं यार, वर्ल्ड कप हो गया, और भाई आईपीएल किस खेल से संबंधित है। तो ये सारे भाई एक, और ये तो फिलहाल कप है। कप में भी एक आता है डूरंड कप। डूरंड कप भी आपने नाम सुना होगा। तो ये कप ही होते हैं कि भाई ये ट्रॉफी, हाँ जिसे ट्रॉफी बोलते हैं, ट्रॉफी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भाई डेविस कप का संबंध किससे। तो सिंपल है दोस्तों, टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे, जल्दी बताओ। टेनिस से। रिपीट करते रहो मेरे साथ। दूसरा प्रश्न ये रहा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों। संतोष यादव थी। प्रश्न याद होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों फिर से रिपीट करो, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो संतोष यादव थी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से अगर आ जा कि जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी ना। पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव थी। और यहाँ से कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो तुम्हें भाई याद होना चाहिए कि राकेश शर्मा थे प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो चांद है, चांद पर सबसे पहली बार जो वो भाई कदम है या पैर है वो किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। तो ये आपके सब प्रश्न याद होने चाहिए। देखो एक प्रश्न के माध्यम से आपके 4-5 प्रश्न क्लियर होते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश का कार्यकाल कितना आयु तक होता है। तो सिंपल है, 65 वर्ष की आयु तक होता है। ध्यान रखा करें भैया, ध्यान रखा करें। लाइक का रिस्पॉन्स दो जल्दी से कि भाई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो किस वर्ष की आयु तक होता है। तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते जो। अच्छा यहाँ से अगर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है, तो इसे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो संसद का उच्च सदन क्या है। आपको पता होगा कि वो जो संसद होती है, संसद का उच्च सदन को क्या बोलते हैं, तो राज्यसभा बोलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी से नोट करो। संसद के या संसद का उच्च सदन को क्या कहा जाता है दोस्तों, राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पा जाओ। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, विष्णु शर्मा है। दोस्तों विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। आपको याद हो जाने चाहिए कि भाई पंचतंत्र के जो लेखक है वे कौन है, विष्णु शर्मा है। सही भैया। नेक्स्ट पा जाओ। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 1954 का भारत चीन समझौता किस समझौते के नाम से जाना गया है। हाँ, कि जब 1954 में भारत का और चीन का दोस्तों समझौता हुआ था, तो उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, उसे बोलते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। अच्छा आपसे यहाँ से और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, मैं बता देता हूँ। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई भारत और चीन का समझौता को तो पंचशील समझौता कहा जाता है। सही है। अच्छा भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, मैकमोहन रेखा होती है शायद। सही भैया। दोस्तों कौन सी रेखा होती है, मैकमोहन होती है शायद।
अच्छा, आपको यहाँ से और क्या याद होना चाहिए, मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। सही है भैया। नेक्स्ट पे आ जाओ। टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में, पर इन टॉप 20 के साथ आपको बिल्कुल 50 क्वेश्चन का मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो यो है एक करंट का क्वेश्चन कि सन 2010 में फुटबॉल जो विश्व कप होता है, विश्व कप होता है, वो किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। देखो अब यहाँ से आ जाओ भाई, 2010 का फुटबॉल विश्व विश्व कप किसने? स्पेन ने जीता। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहे 2011 का जो क्रिकेट का जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था 2011 का, तो वो भैया इंडिया ने जीता था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि 2015 का किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और अगर आपसे पूछ ले कि 2019 का किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने जीता था। अगर आपसे पूछ ले कि 2023 का किसने जीता था, सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 T20 विश्व कप मेंस यानी कि जो जिसमें लड़के खेलते हैं वो किसने जीता था, तो दोस्तों सिंपल है भैया, वो जीता था आपके इंडिया ने। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता, तो सिंपल है, साउथ अफ्रीका ने जीता था 2025 में, जो अभी पीछे जीता था। अच्छा, और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, मेरी बात समझना दोस्तों, क्लास में बने रहना, आपको 2x स्पीड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंटेंट मिल जाएगा दोस्तों, बस बने रहना। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, मेरी बात समझना, प्रश्न अगर पूछ ले कि जो साउथ अफ्रीका ने आईसीसी 2025 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता था, वो किस टीम के खिलाफ जीता था, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। सही भैया। अगर आपसे पूछ ले कि जो इंडिया ने, जो भारत है, भारत ने 2024 में T20 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को या साउथ अफ्रीका को हराया था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता था, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल जीता था दोस्तों, वो इंडिया ने जीता था। अच्छा दोस्तों, किस टीम को हरा कर जीता था, तो आप एकदम बता दोगे कि भैया न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया था, तब जीता था। सही है भैया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले नेक्स्ट प्रश्न की जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भाई वो पूना में तो स्थित है, पर पूना में किस जगह पर स्थित है, तो खड़गवासला। हाँ दोस्तों, जो होती है ना कि नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए की, तो ये जो एनडीए की ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे जाते हैं तो वे कहाँ जाते हैं दोस्तों, खड़गवासला जाते हैं। खड़गवासला कहाँ पे? पूना में एक जगह है खड़गवासला। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो सिंपल है, आपको याद होनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अच्छा, या सही और क्या पूछा जा सकता है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही है भैया। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ कि जो मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में भाई कितनी बार धड़कता है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 72 बार धड़कता है। अच्छा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर आपसे पूछ ले कि एक बार धड़कने में वो कितना समय लेता है, तो 0.8 या 6 सेकंड के समथिंग का समय, 0.8 सेकंड के समथिंग का समय लेता है एक बार धड़कने में, पर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सही है भैया। नेक्स्ट पा जाओ। दोस्तों, कोचिंग की लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, इस बार सब ग्रुप से जुड़ो। दोस्तों, इस प्रश्न का आपको खुद देना है आंसर कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाओ, एक नेक्स्ट फाइल और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है फाइल आपके लिए। हाँ, यो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला प्रश्न क्या है, यो भी देखो, यो भी आपको याद होनी चाहिए कि कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों आपको यो प्रश्न बहुत याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे, तो बटुकेश्वर बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त, जो केंद्रीय असेंबली भाई जब उन्होंने बम फेंका था भगत सिंह ने, तो उनके साथ कौन गए थे, तो बटुकेश्वर दत्त थे, या उनके जो भाई साथी थे कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। सही है भैया। नेक्स्ट बात। अच्छा, अगर आपसे यहाँ से पूछ ले कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, तो भगत सिंह ने लगाया था। सही है भैया। सही है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग पहली बार कौन से सन में की थी? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1940 में। पर इन दोनों का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। 14 अगस्त 1947 में विभाजन हो गया था। जो आपका पाकिस्तान है वो अलग बन गया था साथ में। सही है भैया? हाँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए। अच्छा, संविधान जो हमारा भाई संविधान वो कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में भाई लागू कर दिया गया था। अच्छा, उसे स्थगित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में स्थगित कर दिया था। पर उसे लागू जो किया गया था ना वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। सही है भैया? हाँ। और आपको ये भी याद होनी चाहिए कि जब मुसलमानों ने कह देता है कि भैया अब हमें जो अपना अलग देश बनाना है, तो वो उसके जो पहली बार मांग जो करी थी ना उन्होंने उन्होंने सन 1940 में की थी। नेक्स्ट पे आ जाओ कि कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सब पूछे जाते हैं भाई आपके एग्जाम में। कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी याद होना चाहिए। एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों एनी बेसेंट ने किया था। अच्छा दोस्तों, एक जो आपका खेल से संबंधित वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी वुमेन विश्व कप, आईसीसी वुमेन विश्व कप या वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता था? दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इंडिया ने जीता था। किस टीम के खिलाफ जीता था? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता था। जो वुमेन्स जो लड़कियों की टीम होती है ना, उन्होंने वर्ल्ड कप का जीता था। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय या एकमात्र भारतीय कौन थे? दोस्त इंपोर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? दोस्तों अमर्त्य सेन थे। दोस्तों कौन थे? अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों। वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों में बनाया गया था? तो दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों में बनाया गया था पहली बार कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून। यानी कि जो लड़की विधवा विधवा हो जाती है उनके लिए पुनर्विवाह का जो कानून है, उनकी ताकि वे दोबारा वही शादी कर सके, उनके लिए जो कानून है वो किसने लागू किया करवाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करवाया था। सही है भैया? नेक्स्ट पे आ जाओ। लॉर्ड कैनिंग ने, इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पढ़ो। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद दरबार में किस चीज की घोषणा की थी? तो क्राउन शासन की घोषणा की थी। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद दरबार में किस शासन की घोषणा की थी? तो क्राउन शासन की घोषणा की थी। दोस्तों कौन सा शासन? आपको 2 बार अपने मन में दोहराओ कि क्राउन शासन की घोषणा की थी। नेक्स्ट पे आ जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला डाकघर कहाँ पर स्थापित किया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पर स्थापित किया था? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला डाकघर कहाँ पर स्थापित किया था? तो दोस्तों कोलकाता में स्थापित किया था। सही है भैया? आपको याद होना चाहिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला डाकघर कोलकाता में स्थापित किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट पे आ जाओ कि भारत का सबसे पुराना डाकघर कोलकाता का जनरल पोर्ट ऑफिस है। यो भी आपको याद होना चाहिए कि जो भारत का सबसे पुराना डाकघर, तो आपको पता चल गया भाई पहला जो था वो कोलकाता में, तो सबसे पुराना भी कोलकाता होगा। तो का जनरल पोर्ट ऑफिस है। सो ये ध्यान रखा करें। यानी कि जो उसका ऑफिस है ना, उसका ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ऐसा पूछ लो तो सिंपल है, जनरल पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। वर्ष 1766 में पहली डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 1766 में पहली डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। अच्छा दोस्तों, यहाँ से आपसे जो प्रश्न है, ये जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन आज कराए हैं, ये इनमें से पूछा जाएगा आपके पेपर में। हाँ, इससे बाहर से नहीं आने का दोस्तों। डिक्टो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। दोस्तों एक प्रश्न है जो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है कि मोरक्को का कौन सा शहर ऊनी वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
चार ऑप्शन आपके पास भाई है। पहला ऑप्शन है भाई माराकेच, दूसरा ऑप्शन है भाई कासा ब्लांका, तीसरा ऑप्शन है रवाट, और डी ऑप्शन है भैया टांगियर। तो जौन सा भी होगा आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों जी के जीएस की क्लास ऐसी पढ़ाई जाती है, स्पीड तो थोड़ी बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी समझ में आता है। अगर बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाई जाएंगे तो ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों आप जैसे भी आपको क्लास लगी हो अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।